हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारी चर्चा का विषय है फ्रांस का राष्ट्रपति, उसके अधिकार और शक्तियां और फ्रांस की राजनीति में उसकी क्या भूमिका है। फ्रांस की संवैधानिक व्यवस्था में राजनीतिक स्थायित्व की आवश्यकता को अनुभव करते हुए संसदीय और अध्यक्षात्मक दोनों शासन प्रणालियों के लक्षणों को अपनाया गया है और इस शासन व्यवस्था का केंद्र बिंदु राष्ट्रपति का पद है। हालांकि समय समय पर जो विभिन्न संविधान फ्रांस में अपनाए गए, प्रथम गणतंत्र का संविधान, द्वितीय गणतंत्र का संविधान, तृतीय, चतुर्थ और अंतिम रूप में पंचम गणतंत्र का संविधान, इन सभी संविधानों में राष्ट्रपति के अधिकारों और उसकी स्थिति में परिवर्तन होता रहा है। जहां तक 1958 में अपनाए गए पंचम गणतंत्र के संविधान की बात है, इस संविधान के अनुसार राष्ट्रपति राज्य और कार्यपालिका दोनों का प्रधान है। संविधान की धारा 20 ये कहती है कि यद्यपि कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद दोनों में निहित होगी, किंतु विशेष परिस्थितियों में इसी संविधान का अनुच्छेद 16 शासन की सभी शक्तियों को राष्ट्रपति में केंद्रित किए जाने की अनुमति देता है। यानी आपातकालीन परिस्थितियों में फ्रेंच राष्ट्रपति का पद बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है। और ऐसा न केवल संविधान में प्रावधान किया गया है, बल्कि व्यवहार में भी हम ये देखते हैं कि इस प्रावधान का प्रयोग पहली बार राष्ट्रपति डेगॉल के द्वारा किया गया और राष्ट्र के संबंध में जितने भी महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, विदेश नीति का निर्धारण किया गया, सैनिक नीति और संस्थागत नीतियों का निर्धारण किया गया, वो सब राष्ट्रपति के नेतृत्व में निर्धारित किए गए। राष्ट्रपति डेगॉल के उत्तराधिकारियों ने भी उनका अनुसरण करते हुए इसी परंपरा को जारी रखा, यानी आपातकालीन प्रावधानों का प्रयोग विभिन्न राष्ट्रपतियों के द्वारा किया गया। और इस आपातकालीन शक्ति के कारण फ्रांसीसी राष्ट्रपति का पद शक्तियों की दृष्टि से अमेरिकी राष्ट्रपति के निकट हो गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति दुनिया का सबसे शक्तिशाली कार्यपालक माना जाता है। पंचम गणतंत्र में फ्रांस का जो राष्ट्रपति है, उसकी भी स्थिति बहुत हद तक अमेरिकी राष्ट्रपति के समान हो गई है। कैसे कि वो संसद द्वारा पारित नीतियों के संबंध में जनमत संग्रह की मांग करके संसद की शक्तियों की अनदेखी कर सकता है और संसद को समय से पहले भंग भी कर सकता है। हालांकि हम ये देखते हैं कि फ्रांस की शासन व्यवस्था में प्रधानमंत्री की शक्तियों में भी धीरे धीरे वृद्धि हुई है और संवैधानिक दृष्टि से प्रधानमंत्री का जो कार्यालय है वो सरकारी नीतियों के निर्धारण के लिए जिम्मेदार है और उसका लोक सेवा और सशस्त्र सेनाओं पर नियंत्रण भी है। सभी बड़े निर्णय इसके बावजूद एलिसी पैलेस में लिए जाते हैं। एलिसी पैलेस फ्रेंच राष्ट्रपति का निवास स्थान है, यानी शक्ति का केंद्र है। जितने भी महत्वपूर्ण शासन संबंधी निर्णय हैं वो इसी पैलेस में यानी राष्ट्रपति के कार्यालय में लिए जाते हैं। लेकिन आंतरिक नीतियों की जहां तक बात है, उसके संबंध में उसके निर्धारण और उसके क्रियान्वयन का दायित्व धीरे धीरे करके मंत्रिमंडल के पास आ गया है। वहां मंत्रिमंडल को सरकार कहते हैं, तो आंतरिक नीतियों का निर्धारण सरकार के द्वारा किया जाता है और
ज्यादातर वैदेशिक नीतियों के निर्धारण में राष्ट्रपति की भूमिका केंद्रीय होती है। और इतना ही नहीं, राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं वो इस बात पर भी निर्भर करती हैं कि संसद में उसके दल की स्थिति कैसी है। चूंकि अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था के साथ साथ फ्रांस में संसदीय व्यवस्था को भी अपनाया गया है, इसलिए संसदीय व्यवस्था के अनुरूप प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल का संसद में बहुमत प्राप्त दल के समर्थन से कार्य करना आवश्यक होता है। यानी प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के लिए कार्य करना सुविधाजनक होता है तब जब संसद में उसकी पार्टी बहुमत में हो। स्थिति नाजुक तब बनती है जब राष्ट्रपति के विरोधी दल का संसद में बहुमत होता है। राष्ट्रपति किसी दल का होता है और संसद में बहुमत किसी और राजनीतिक दल को प्राप्त होता है। ऐसी स्थिति में सरकार के लिए कार्य करना, कार्यपालिका के लिए कार्य करना थोड़ा कठिन हो जाता है। हालांकि इस कठिन स्थिति से निपटने के लिए भी एक रास्ता अपनाया गया है फ्रांस के संविधान में। क्या रास्ता है कि अक्सर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री पद पर उसी व्यक्ति को नियुक्त करता है जिसके दल को संसद में बहुमत प्राप्त होता है। यानी कई बार राष्ट्रपति को अपने दल से बाहर जाकर बहुमत प्राप्त दल के व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करना पड़ता है। और वो प्रधानमंत्री ऐसा भी हो सकता है जो उसके अपने दल का ना हो। यानी राष्ट्रपति किसी एक दल का और प्रधानमंत्री किसी दूसरे दल का। ये व्यवस्था फ्रांस में अपनाई जाती है और ये प्रवृत्ति 1986 से चली आ रही है। यानी ऐसी सरकारों का निर्माण होता रहा है जिसे फ्रांस में कोहैबिटेशन के नाम से जाना जाता है। और ऐसा अंतिम बार 1997 में हुआ था जब राष्ट्रपति जैक्स चिराक ने, जो स्वयं रिपब्लिकन पार्टी के थे लेकिन उन्होंने समाजवादी पार्टी के नेता लियोनेल जोस्पिन को प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया था। तो ये जो कोहैबिटेशन की व्यवस्था है जिसके अंतर्गत राष्ट्रपति किसी और दल का होता है और प्रधानमंत्री किसी और दल का होता है, लेकिन सरकार चलाने के लिए ये आवश्यक माना जाता है कि संसद में प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल को बहुमत प्राप्त हो। संसद कार्यपालिका के कार्य में कोई अड़चन न लगा सके, इसके लिए ये जरूरी होता है। और राष्ट्रपति इसी व्यावहारिक पहलू को ध्यान में रखते हुए ऐसी सरकार का गठन करता है, ऐसे मंत्रिमंडल का गठन करता है जिसको संसद में बहुमत प्राप्त होता है। इसको कोहैबिटेशन के नाम से जाना जाता है। ये एक अनोखी व्यवस्था है फ्रांस के संविधान की, जिसके तहत एक ही कार्यपालिका के दो अंग दो भिन्न राजनीतिक दलों से हो सकते हैं। यानी यहाँ पर राजनीतिक सजातीयता राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के पद में नहीं देखी जाती है। अमूमन ऐसा होता रहा है 1986 से लेकर अब तक। कोशिश यही होती है कि राष्ट्रपति जिस दल का है उसी दल का प्रधानमंत्री भी हो, लेकिन अगर ऐसी स्थिति बनती है कि संसद के निर्वाचन के बाद ऐसे राजनीतिक दल को संसद में बहुमत प्राप्त होता है जो राष्ट्रपति के दल का नहीं है, तो ऐसी स्थिति में सरकार चलाने के लिए राष्ट्रपति विरोधी पार्टी के ऐसे कैंडिडेट को ही प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त कर देता है जिसको संसद में बहुमत प्राप्त होता है, जिसके विषय में आशा होती है कि उसे संसद का विश्वास मत हासिल हो जाएगा।
अब राष्ट्रपति पद के लिए क्या योग्यताएं निर्धारित की गई हैं फ्रांस के संविधान में और उसका निर्वाचन कैसे होता है, इसको हम देखेंगे। जहां तक योग्यताओं की बात है, संविधान में राष्ट्रपति के लिए किसी भी न्यूनतम योग्यता का उल्लेख नहीं किया गया है, जैसा कि अन्य देशों में होता है कि नागरिक होना चाहिए, जन्मजात नागरिक होना चाहिए, इतनी आयु होनी चाहिए। इस बात का उल्लेख अमूमन हर देश के संविधान में होता है। हमारे देश के संविधान में भी है, अमेरिकन संविधान में भी है, लेकिन फ्रेंच संविधान इसका अपवाद है क्योंकि वहां पर राष्ट्रपति पदधारी के लिए न्यूनतम योग्यताओं का उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है। लेकिन व्यवहार में ऐसा देखा जाता है कि केवल अनुभवी राजनेता ही राष्ट्रपति के लिए चुने जाते हैं, यानी जिनका फ्रेंच राजनीति में कार्य करने का अच्छा खासा अनुभव है, जो जनता के बीच लोकप्रिय हैं, ऐसे व्यक्ति ही राष्ट्रपति पद के लिए चुने जाते हैं। जहां तक राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात है, 1958 में जो संविधान अपनाया गया था, उस संविधान के अनुसार राष्ट्रपति के अप्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान किया गया था, यानी एक निर्वाचक मंडल के द्वारा राष्ट्रपति चुना जाता था। लेकिन इस संविधान में 1962 में एक संशोधन किया गया और उस संशोधन के अनुसार अब फ्रेंच राष्ट्रपति प्रत्यक्ष रूप से फ्रांस की जनता के द्वारा, वयस्क मतदाताओं के द्वारा चुना जाता है। और ये निर्वाचन द्वितीय मतदान प्रणाली के अनुसार होता है। द्वितीय मतदान प्रणाली क्या है? आमतौर पर दुनिया के विभिन्न देशों में जो निर्वाचन होते हैं उसमें एक बार ही जनता वोट देती है और उस मतदान में जिस कैंडिडेट को सबसे ज्यादा वोट प्राप्त होते हैं उसको निर्वाचित घोषित किया जाता है। लेकिन द्वितीय मतदान प्रणाली के अनुसार केवल उसी उम्मीदवार को निर्वाचित घोषित किया जाता है जिसको कुल डाले गए मतों का स्पष्ट बहुमत प्राप्त हो, यानी आधे से अधिक वोट, जितने भी वोट पड़े हैं उनमें से आधे से अधिक वोट जिस कैंडिडेट को प्राप्त होते हैं उसी को निर्वाचित घोषित किया जाता है। तो ऐसी स्थिति बन सकती है कि पहली बार मतदान के बाद किसी भी कैंडिडेट को मतदाताओं का स्पष्ट बहुमत प्राप्त ना हो। सबसे अधिक मत तो प्राप्त हो, लेकिन आधे से अधिक मत किसी भी कैंडिडेट को अगर प्राप्त नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में दोबारा मतदान कराया जाता है। और ये जो दोबारा मतदान होता है वो केवल उन उम्मीदवारों के लिए होता है जिन उम्मीदवारों को पहली बार डाले गए मत में या मतदान में सबसे ज्यादा संख्या में वोट प्राप्त हुए हों, यानी फर्स्ट टू टॉप के दो कैंडिडेट जिनको मतदाताओं का सबसे ज्यादा संख्या में वोट प्राप्त हुआ है, दोबारा मतदान उन्हीं के लिए होता है। बाकी सारे कैंडिडेट्स को मतदान से बाहर कर दिया जाता है और सिर्फ इन दो उम्मीदवारों के लिए ही मतदान होता है। ऐसे उम्मीदवार जिनको पहली बार हुए मतदान में सबसे ज्यादा संख्या में मत प्राप्त हुए। तो इसका रिजल्ट ये होता है कि दोबारा मतदान कराने से निश्चित रूप से किसी एक उम्मीदवार को स्पष्ट बहुमत प्राप्त हो जाता है और वो विजयी घोषित कर दिया जाता है। तो इस तरह से फ्रांस के राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो पद्धति अपनाई गई है वो द्वितीय मतदान प्रणाली है। और व्यवहार में हम देखते हैं कि 1965 के बाद से लगभग हर चुनाव में, राष्ट्रपति के हर चुनाव में द्वितीय मतदान प्रणाली का प्रयोग करना पड़ा है, यानी पहली बार मतदान में किसी भी कैंडिडेट को मतदाताओं का स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हुआ है।
तो इस तरह से अब फ्रेंच राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है, अप्रत्यक्ष रूप से नहीं। जहां तक उसके कार्यकाल की बात है, पंचम गणतंत्र का संविधान मूल रूप से राष्ट्रपति का कार्यकाल 7 वर्ष निर्धारित करता है, लेकिन 2002 में संविधान में संशोधन किया गया और इसके कार्यकाल को कम कर दिया गया, यानी 7 वर्ष के स्थान पर केवल 5 वर्ष ही कर दिया गया। और ये व्यवस्था की गई कि राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त होने के न्यूनतम 20 दिन और अधिकतम 35 दिन पूर्व राष्ट्रपति का चुनाव कराना आवश्यक है। अगर किसी कारण से राष्ट्रपति की मृत्यु की वजह से, उसके त्यागपत्र की वजह से या उसकी बर्खास्तगी के कारण उसका पद रिक्त हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में संविधान ये व्यवस्था करता है कि सीनेट का जो प्रधान है, सीनेट का जो अध्यक्ष है, वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। फ्रांस में भारत और अमेरिका के समान उपराष्ट्रपति का पद नहीं है और न ही ऐसी व्यवस्था है जैसे अमेरिका में है कि जो कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा वो ही शेष अवधि के लिए राष्ट्रपति पद पर कार्य करेगा। यानी अमेरिका में दोबारा इलेक्शन नहीं कराया जाता बीच में राष्ट्रपति का, अगर किसी कारण से उसका पद रिक्त हो जाता है तो। लेकिन फ्रांस में ऐसी व्यवस्था नहीं है। फ्रांस में अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है किसी भी कारण से, तो दोबारा चुनाव कराया जाता है और जब तक चुनाव नहीं होता है तब तक सीनेट का जो अध्यक्ष होता है वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के पद का दायित्वों का निर्वहन करता है। 5 वर्ष से पहले फ्रेंच राष्ट्रपति को देशद्रोह के आरोप में उसके पद से हटाया जा सकता है। केवल और केवल देशद्रोह के आरोप के आधार पर ही उसको उसके पद से हटाया जा सकता है। पद से हटाने की प्रक्रिया ये है कि संसद में उस पर आरोप लगाया जाता है और संसद अगर बहुमत से उन आरोपों को प्रमाणित कर देती है तो उच्च न्यायालय में राष्ट्रपति के खिलाफ अभियोग चलाया जाता है और यदि उच्च न्यायालय फाइनली उसे दोषी पाता है तो राष्ट्रपति को अपना पद छोड़ना पड़ता है। तो इस तरह से राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है और उसके कार्यकाल और पदच्युति की व्यवस्था की गई है फ्रेंच संविधान के द्वारा। अब हम देखेंगे कि राष्ट्रपति की शक्तियां क्या हैं, वो कौन से कार्य करता है और फ्रांस की राजनीतिक व्यवस्था में उसकी भूमिका क्या है। फ्रांस एक यूरोपीय देश है और यूरोप के अगर अन्य देशों के विषय में हम जानना चाहते हैं, देखते हैं, वहां के कार्यपालिका के अधिकारों को विश्लेषित करते हैं, तो हम ये पाते हैं कि अन्य यूरोपीय देशों के राष्ट्रपतियों के मुकाबले राष्ट्रपति का पद, फ्रेंच राष्ट्रपति का पद कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। संविधान उसे व्यापक शक्तियां प्रदान करता है और इन शक्तियों में से कुछ का प्रयोग वो स्वविवेक से करता है और कुछ शक्तियों का प्रयोग मंत्रिमंडल की सहायता से करता है। ये बात आपको अवश्य ध्यान में रखनी चाहिए। फ्रांस के राष्ट्रपति की भूमिका और उसकी शक्तियों को देखते समय कि फ्रांस में अध्यक्षात्मक और संसदीय दोनों शासन व्यवस्थाओं के गुणों को अपनाया गया है। एक तरफ अध्यक्षात्मक व्यवस्था के अनुरूप राष्ट्रपति को वास्तविक शासक बनाया गया है, केवल नाम मात्र का नहीं, जैसा कि संसदीय व्यवस्था में होता है, जैसा हमारे देश में है। वहां राष्ट्रपति वास्तविक प्रधान है, लेकिन चूंकि संसदीय व्यवस्था भी अपनाई गई है, इसलिए संसदीय व्यवस्था के अनुरूप मंत्रिमंडल की व्यवस्था भी वहां की गई है और ये मंत्रिमंडल संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। तो फ्रांस का संविधान ऐसी व्यवस्था करता है कि
राष्ट्रपति कुछ अधिकारों का प्रयोग तो अपने विवेक के अनुसार करता है, लेकिन कुछ अधिकारों का प्रयोग उसके द्वारा प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल की सलाह से ही किया जाता है, जैसा संसदीय व्यवस्था में देखने को मिलता है। तो वो कौन से अधिकार हैं, वो कौन सी शक्तियां हैं जिनका प्रयोग फ्रेंच राष्ट्रपति स्वविवेक से करता है? उसका पहला अधिकार है प्रधानमंत्री की नियुक्ति का अधिकार। ये उसका प्रमुख कार्य है और प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते समय उसे ये ध्यान में रखना होता है कि संसदीय व्यवस्था के अनुरूप सरकार यानी मंत्रिमंडल वहां की राष्ट्रीय संसद यानी राष्ट्रीय सभा के प्रति उत्तरदायी है। इसलिए उसके द्वारा ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया जाता है जिसके विषय में उसे विश्वास हो कि उसे राष्ट्रीय सभा का बहुमत का समर्थन प्राप्त हो जाएगा, उसका विश्वास मत हासिल हो जाएगा। जब प्रधानमंत्री की नियुक्ति अपने विवेक से राष्ट्रपति कर लेता है तो उसके बाद अन्य मंत्रियों की नियुक्ति में वो प्रधानमंत्री की सलाह लेता है। भारत में संसदीय व्यवस्था है, ब्रिटेन में संसदीय व्यवस्था है। यहां पर जो राष्ट्रपति या ब्रिटेन में जो सम्राट है वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति में स्वतंत्र नहीं होता, स्वविवेक के आधार पर कार्य नहीं करता। सामान्यतः विशेष परिस्थितियों में उसके द्वारा विवेक का प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन सामान्य रूप से इन देशों में प्रधानमंत्री की नियुक्ति के संबंध में परंपरा स्थापित हो गई है। और वो परंपरा ये है कि जिस राजनीतिक दल को संसद में बहुमत प्राप्त होगा उसके नेता को ही राष्ट्रपति प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त करेगा, या ब्रिटेन में साम्राज्ञी प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त करेंगी। लेकिन फ्रांस की व्यवस्था इससे भिन्न है। फ्रांस में राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री की नियुक्ति करने में अपने विवेक के प्रयोग की पूरी छूट प्राप्त है। ये उसका अधिकार है कि वो किसको प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त करेगा। राष्ट्रपति के इस अधिकार के विषय में ये कहा जाता है कि जब तक फ्रांस में बहुदलीय व्यवस्था है और जब तक अधिकतर राजनीतिक दल अनुशासित नहीं है, यानी फ्रांस में दलीय अनुशासन नहीं है जैसा संसदीय व्यवस्था में होता है अक्सर, तो जब तक बहुदलीय व्यवस्था है और जब तक राजनीतिक दल अनुशासित नहीं है तब तक राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री का चयन करने में काफी स्वतंत्रता प्राप्त होती रहेगी। संविधान का अनुच्छेद 8 ये व्यवस्था करता है कि प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंप सकते हैं। यानी राष्ट्रपति अगर प्रधानमंत्री को नियुक्त करता है तो प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को ही सौंपता है, संविधान के अनुच्छेद 8 के अनुसार। प्रधानमंत्री के अलावा जितने भी अन्य महत्वपूर्ण सार्वजनिक पद हैं उन पदों पर नियुक्तियां भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती हैं। हालांकि इन पर नियुक्तियां करने से पहले उसे मंत्रिमंडल की सहमति लेनी होती है। जैसे फ्रांस में संवैधानिक परिषद की व्यवस्था है, एक अनोखी संस्था है। तो इस परिषद के कुछ सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। विभिन्न देशों में जो फ्रेंच राजदूत नियुक्त किए जाते हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। लेखा परीक्षक के पद पर भी उसके द्वारा नियुक्ति की जाती है और प्रांतों के प्रशासन को चलाने के लिए प्रीफेक्ट की जो व्यवस्था है फ्रांस में, उन प्रीफेक्ट्स की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। जितने भी उच्च शिक्षण संस्थान हैं उनके
महत्वपूर्ण पदाधिकारियों, रेक्टर, डीन, उनके प्रधान, इन सब की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो नियुक्ति संबंधी महत्वपूर्ण कार्य राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, जिसके तहत वो प्रधानमंत्री से लेकर विभिन्न सार्वजनिक पदों पर नियुक्तियां करता है। इन अधिकारों के अलावा उसके पास विधायी शक्तियां भी हैं, संविधान उसे सौंपता है। हालांकि वो एक कार्यपालक है, कार्यपालिका अधिकारी है, लेकिन इसके बावजूद विधायी क्षेत्र में उसको महत्वपूर्ण अधिकार संविधान देता है। क्या अधिकार है उसको इस क्षेत्र में? सबसे पहला अधिकार तो ये है कि फ्रांस की संसद यानी राष्ट्रीय सभा जितने भी विधेयकों को पारित करती है, उन विधेयकों पर राष्ट्रपति को विलंबकारी निषेधाधिकार प्राप्त है। यानी राष्ट्रीय सभा द्वारा पारित कोई भी विधेयक कानून का रूप तभी लेता है जब राष्ट्रपति उसको स्वीकार कर लेता है। राष्ट्रपति के पास 15 दिन का समय होता है और इन 15 दिनों के भीतर उसे उस विधेयक पर विचार करके संसद को यानी राष्ट्रीय सभा को लौटाना होता है। अगर राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि विधेयक में कुछ कमियां रह गई हैं, तो ऐसी स्थिति में वो राष्ट्रीय सभा को विधेयक वापस कर सकता है और राष्ट्रीय सभा राष्ट्रपति द्वारा भेजे गए विधेयक पर पुनर्विचार करती है। और इस तरह से राष्ट्रपति यद्यपि एकदम से इनकार नहीं कर सकता किसी विधेयक के विषय में, लेकिन संसद से आग्रह कर सकता है कि वो विधेयक की कमियों को दूर करे और इस तरह से जल्दबाजी में बने कानूनों पर रोक लगाता है। लेकिन इस अधिकार का प्रयोग यानी संसद को पुनर्विचार के लिए कोई विधेयक भेजने का कार्य प्रधानमंत्री की सलाह पर ही राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ऐसे किसी भी आग्रह पर प्रधानमंत्री का हस्ताक्षर होना आवश्यक होता है। तो इस तरह से विधायिका की कानून निर्माण की शक्ति पर राष्ट्रपति कुछ हद तक नियंत्रण स्थापित करता है। यहाँ ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए कि चतुर्थ गणतंत्र का जो संविधान बनाया गया था 1946 में, उसमें संसद को बहुत ज्यादा अधिकार दिए गए थे और उस अधिकार का रिजल्ट ये था कि आए दिन संसद के द्वारा शासकीय कार्यों में अड़चनें लगाई जाती थीं और यहाँ तक कि मंत्रिमंडल का बनना बिगड़ना ये संसद के हाथों में सुरक्षित हो गया था, उस पर निर्भर हो गया था। ऐसी स्थिति में शासन संचालन में दिक्कत आ रही थी, राजनीतिक अस्थिरता का माहौल बन रहा था। इसीलिए जब पंचम गणतंत्र का संविधान अपनाया गया तो उस वक्त राष्ट्रपति को कुछ महत्वपूर्ण विधायी अधिकार दिए गए, जिन अधिकारों के माध्यम से वो संसद पर नियंत्रण स्थापित कर सकता है। एक और तरीके से वो संसद को नियंत्रित कर सकता है, वो ये है कि कुछ परिस्थितियों में वो संसद द्वारा पारित किसी विधेयक को जनमत संग्रह के लिए भेज सकता है। संसद ने किसी विधेयक को पारित कर दिया, लेकिन राष्ट्रपति ये डिमांड कर सकता है कि इस विधेयक को जनता की राय जानने के लिए जनता के समक्ष रखा जाए। ऐसे कौन से विधेयक हो सकते हैं? ऐसे विधेयक जिनका संबंध किसी सरकारी अभिकरण के गठन से हो, कोई नया सरकारी विभाग बनाया जाना हो, कोई नई सरकारी संस्था बनाई जानी हो, प्राधिकरण बनाया जाना हो, या कोई सामुदायिक समझौता हुआ है
उसको स्वीकृति प्रदान करनी हो, कोई अंतर्राष्ट्रीय संधि हुई हो फ्रांस की किसी देश के साथ या किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन के साथ, उस संधि पर स्वीकृति प्राप्त करनी हो, तो ऐसी स्थिति में जनमत संग्रह कराना अनिवार्य होता है। और इस जनमत संग्रह के दौरान जनता संसद द्वारा पारित किसी विधेयक को अस्वीकार भी कर सकती है। वो उसे स्वीकृति भी दे सकती है, लेकिन अस्वीकार भी कर सकती है। तो इस प्रावधान से संसद नियंत्रित रहती है। तीसरा महत्वपूर्ण अधिकार विधायी क्षेत्र में उसका यह है कि संविधान के अनुच्छेद 13 के अनुसार वो उन सभी आदेशों और अध्यादेशों पर हस्ताक्षर करता है जिन्हें मंत्रिपरिषद ने स्वीकार किया है। अन्य देशों की तरह फ्रांस में भी ऐसी स्थिति में जब संसद का अधिवेशन न चल रहा हो, कार्यपालिका को अध्यादेश जारी करने का अधिकार प्राप्त होता है। इन अध्यादेशों का प्रारूप मंत्रिमंडल के द्वारा तैयार किया जाता है, वो उसको अंतिम रूप देती है, लेकिन जब तक राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर नहीं करता तब तक वो अध्यादेश लागू नहीं हो सकता। इसके साथ साथ राष्ट्रपति को यह भी अधिकार है कि संसद में किसी विषय पर यदि विचार विमर्श चल रहा हो तो उस विचार विमर्श के विषय में राष्ट्रपति संसद को संदेश भेज सकता है और उस संदेश में उस विधेयक की महत्ता का उल्लेख कर सकता है, या अगर किसी ऐसे विधेयक पर चर्चा चल रही हो जो राष्ट्रपति की निगाह में जनहित में नहीं है, तो ऐसी स्थिति में भी वो संसद को संदेश भेजकर उसे आगाह कर सकता है। ये उसका महत्वपूर्ण अधिकार है और ये अधिकार वैसे ही है जैसे अमेरिकी राष्ट्रपति को प्राप्त है। अमेरिकी राष्ट्रपति भी कांग्रेस को समय समय पर संदेश भेजकर ये बताता है कि देश को इस समय किन कानूनों की जरूरत है, संसद को कौन से प्रस्ताव लाने चाहिए, कांग्रेस को किन कानूनी प्रस्तावों पर विचार विमर्श करना चाहिए और उन्हें कानून का रूप देना चाहिए। विधायी क्षेत्र में एक अन्य महत्वपूर्ण अधिकार राष्ट्रपति का यह है कि राष्ट्रपति स्वविवेक के आधार पर राष्ट्रीय सभा को समय से पहले भंग कर सकता है। यह अधिकार उसका संसदीय व्यवस्था के समान है, क्योंकि संसदीय व्यवस्था में ही जो कार्यपालिका का अध्यक्ष यानी राष्ट्रपति या सम्राट होता है ब्रिटेन जैसे देश में, वो ही संसद के निचले सदन को समय से पहले भंग कर सकता है। अमेरिका जैसी अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त नहीं है, लेकिन चूंकि फ्रांस में अध्यक्षात्मक व्यवस्था के साथ साथ संसदीय व्यवस्था के कुछ गुणों को भी अपनाया गया है, इसलिए राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया है कि वो राष्ट्रीय सभा को समय से पहले भंग कर सकता है और ऐसा राष्ट्रपति स्वविवेक के आधार पर कर सकता है। यहाँ ये भी ध्यान में रखने योग्य बात है कि संसदीय व्यवस्था में राष्ट्रपति ये कार्य प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है, लेकिन फ्रांसीसी गणतंत्र में राष्ट्रपति इस अधिकार का प्रयोग स्वविवेक के आधार पर करता है। हालांकि राष्ट्रपति के इस अधिकार पर दो सीमाएं भी आरोपित की गई हैं। पहली सीमा यह है कि अगर राष्ट्रीय सभा को समय से पहले भंग करके चुनाव करवाए गए हैं तो ऐसी स्थिति में दोबारा गठित राष्ट्रीय सभा को 1 वर्ष तक राष्ट्रपति भंग नहीं कर सकता। ये एक सीमा है। दूसरी सीमा यह है कि संविधान के अनुच्छेद 16 के अंतर्गत
अगर राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया है तो इस आपातकालीन स्थिति के दौरान भी राष्ट्रपति राष्ट्रीय सभा को भंग नहीं कर सकता। 1962 में हम देखते हैं कि राष्ट्रपति डिगॉल ने पहली बार राष्ट्रीय सभा को तब भंग किया था जब राष्ट्रीय सभा ने प्रधानमंत्री पोम्पिडू की सरकार को अपदस्थ कर दिया था, उसे पद से हटा दिया था। तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति डिगॉल ने संसद को नियंत्रित करने की दृष्टि से उसे समय से पहले भंग कर दिया। तो इस तरह से जो विधायी अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त हैं, फ्रेंच राष्ट्रपति को, उनका उद्देश्य संसद की शक्तियों को नियंत्रित करना है ताकि राजनीतिक स्थिरता को प्राप्त किया जा सके और शासन का संचालन सुगमतापूर्वक किया जा सके। विधायी शक्तियों के अलावा फ्रेंच राष्ट्रपति को कुछ न्यायिक अधिकार भी प्राप्त हैं। फ्रांस का संविधान न्यायपालिका की स्वतंत्रता को तो सुनिश्चित करता है, यानी वहां न्यायपालिका स्वतंत्र है, अमेरिकी न्यायपालिका के समान या भारत की न्यायपालिका के समान, लेकिन वहां किसी भी न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार प्राप्त नहीं है। ये व्यवस्था स्विट्जरलैंड की व्यवस्था के समान है और ब्रिटिश व्यवस्था की भी समान है कि न्यायपालिका इस बात की समीक्षा नहीं कर सकती कि विधायिका ने या कार्यपालिका ने जो कार्य किया है वो संविधान के प्रावधानों के अनुरूप है या नहीं है। ये कार्य फ्रांस में न्यायपालिका के द्वारा नहीं किया जा सकता, लेकिन न्यायपालिका के स्थान पर वहां पर संवैधानिक परिषद की स्थापना की गई है और इस परिषद के माध्यम से संविधान की सर्वोच्चता की रक्षा की जाती है। यानी न्यायपालिका को तो यह अधिकार प्राप्त नहीं है कि वो संविधान की रक्षा करे और संविधान के विरुद्ध जो भी कार्य हो रहे हैं या जो भी कानून बन रहे हैं उन कानूनों को अवैध घोषित कर दे, लेकिन संवैधानिक परिषद के माध्यम से संविधान की सर्वोच्चता की रक्षा वहां भी की गई है। ये जो संवैधानिक परिषद है, इसके 9 सदस्यों में से 3 की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा अपने विवेक से की जाती है और संसद ने अगर कोई विधेयक पारित किया है तो वो विधेयक संविधान के प्रावधानों के अनुरूप है या नहीं है, इसके लिए, इसकी जांच के लिए राष्ट्रपति संवैधानिक परिषद से अनुरोध कर सकता है। तो यहां भी राष्ट्रपति की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि संवैधानिक परिषद भी संवैधानिक समीक्षा का कार्य राष्ट्रपति के अनुरोध पर ही कर सकती है। इसके अलावा राष्ट्रपति न्यायपालिका की उच्च परिषद का प्रधान होता है और वो इसके अन्य सदस्यों की नियुक्ति करता है। वहां भी राष्ट्रपति को अपराधियों के अपराध को क्षमा करने, उनके दंड को कम करने या उसे स्थगित करने का पूरा अधिकार प्राप्त है। तो ये थी फ्रेंच राष्ट्रपति की सामान्य शक्तियां। अब अगली क्लास में हम देखेंगे उसकी आपातकालीन शक्तियों के विषय में।